पूरा अग्रेशन और शोर शराबे के इस दौर में एक नेता जो बहुत खामोशी से अपने काम करता है, रिजल्ट बड़े अच्छे देता है। जैसा हरियाणा में जब सबको लग रहा था रिजल्ट कुछ और होगा, रिजल्ट कुछ और हो गया। एक छात्र की तैयारी थी, एक नेता की मेहनत थी, क्या था वो सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन चूंकि धर्मेंद्र प्रधान जी, हमने इस सेशन का नाम रखा है शिक्षा की परीक्षा, और आप जब से शिक्षा मंत्री इस बार आपने शपथ ग्रहण के बाद जब अपना कार्यभार फिर से संभाला है, उस समय से इतना कठिन क्वेश्चन पेपर आपका सेट हो गया है, कितनी मुश्किलें आ रही हैं? देखिए, पिछले हमारी सरकार को तीसरी पारी में दायित्व लेते हुए 6 महीना हो गया। 9 जून को ही सरकार की शपथ हुई थी। अभी आज हम 13 दिसंबर में, एग्जैक्टली 6 महीना हो रहा है। 6 महीने में बहुत सारे चैलेंजेस हम लोगों के सामने आई, शिक्षा डिपार्टमेंट में आई। सबसे प्रमुख रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सामने अभी है NEP 2020 का। ये इम्प्लीमेंटेशन की 4th ईयर कंप्लीट हो चुका है। अब ये 5th ईयर में हम लोग हैं। इसको कैसे इम्प्लीमेंट सीमलेसली नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हर एक स्टेक होल्डर तक पहुँचे, ये एक सबसे बड़ा जिम्मेवारी है। दुनिया में काफ़ी सारे डिसरप्टिव आइडियाज़ आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, इनोवेशन हो रहा है, जॉब की नेचर बदल रहा है, एजुकेशन की सब्जेक्ट में अप्लाई पर ज़्यादा उभर रहा है। ये भी एक चुनौती है। मैपिंग द फ्यूचर, ये एक बड़ा चुनौती है। उसमें से जिसको आपने उल्लेख किया, भारत में बीइंग एस्पिरेशनल कंट्री, ये युवाओं की देश है। 35 साल की उम्र के नीचे भारत की 60-65% लोग रहते हैं। ये दुनिया में और किसी के नसीब में ये स्थिति नहीं है। ये स्थिति आने वाले 25-30 साल तक भारत के साथ रहेगा। जो पिछले 10 साल में भारत में जिस प्रकार के काम हुए हैं, जिस प्रकार के नई आइडियाज़ के साथ काम हुए हैं, एस्पिरेशन उसमें बढ़ना स्वाभाविक है। एजुकेशन इसकी मदरशिप करने वाला डिपार्टमेंट है। स्वाभाविक इसके ऊपर परीक्षा, असेसमेंट, फीस, एंग्जाइटी, इमोशन, काउंसलिंग, हैंड होल्डिंग, न्यू ट्रेंड, ये सारा विषय की दायित्व आ जाती है। प्रशासन की कुछ विषय रहती है, कुछ नया इमर्जिंग ट्रेंड को पटरी पे लाने की आवश्यकता रहती है। इसी काम पे पिछले 6 महीना में हम लोग पूरा जुटे हैं कंटिन्यूसली। 2014 के उपरांत जब से प्रधानमंत्री दायित्व संभाले, हम लोगों ने चरणबद्ध तरीका से, सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को काम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अभी इसकी एक कंपोनेंट हमारी दायित्व में कि उसको सीमलेसली लैंड करवाना, उसी काम पे लगे हैं। शुरुआत में तो बहुत सारी चीज़ें हो गई कि ये शिक्षा का भगवाकरण कर देंगे, उस तरह की चीज़ें रही। अब धीरे धीरे हमने देखा कि वो शोर थोड़ा शांत हुआ है। कुछ चीज़ें जो आपके कार्यकाल की हाईलाइट रही हैं, उसमें मैंने देखा कि एक अब्रॉड कैंपस, भारत के बाहर वो कैंपस जो यहाँ पर हुआ करते थे, इसके पीछे का विचार क्या है? देखिए, भारत की नौजवानों को, विद्यार्थियों को हमें ग्लोबल सिटीजन बनानी है। भारत में ये परंपरा सदियों से रहा है। अभी हमारे कंधे पे ना केवल भारत की विकास की जिम्मेवारी है, दुनिया की कोई भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को आप नीचे थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे, उसमें इंडियन कैपेसिटी और इंडियन ब्रेन पावर की आपको रिफ्लेक्शन होगी। भारत में ग्लोबल स्टैंडर्ड की एजुकेशन आए और भारत की जो उपलब्धियां हैं वो ग्लोबल स्तर पे जाए। जैसे आपने सही फरमाया, NEP ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वैश्वीकरण की बात कही, इंटरनेशनलाइजेशन की बात कही है। वो होगा कैसे? विदेश की यूनिवर्सिटी भारत आएंगे, भारत की यूनिवर्सिटी विदेश जाएंगे। अभी हमारी 2 बड़े बड़े ब्रांड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बन चुके हैं, सरकारी इंस्टीट्यूशन, IIT एंड IIM। इन दोनों की ग्लोबल डिमांड है। पहले तो स्टूडेंट की डिमांड थी, मैन पावर की डिमांड थी, अभी तो इंस्टीट्यूशन वहाँ भी आए। आज हम अफ्रीकन कंट्रीज के लिए जांजिबार में IIT मद्रास के कैंपस खोला गया है।
आईआईटी दिल्ली के कैंपस अबू धाबी में खोला गया है। विश्व की डेवलप्ड कंट्री में भी आईआईटी खोलने की बातचीत हो रही है। अमेरिका में भी हम आईआईटी की कैंपस खोले, उसकी कुछ प्रारंभिक चर्चा विदेश मंत्रालय के माध्यम से हम वहाँ शुरू किए हैं। आईआईएम भी खुल रहा है। वैसे ही हम पहली बार भारत की 10 से 12 लाख विद्यार्थी स्टूडेंट्स ओवरसीज कैंपस में, ग्लोबल कैंपस में पढ़ते हैं। हमारी अच्छी खासी फॉरेन एक्सचेंज भी उसमें खर्चा होती है। विदेश में इंडस्ट्री, एकेडेमिया, पॉलिसी की एक सुव्यवस्थित दुनिया बनी है। हमें अगर एक प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी बननी है, उत्पादनकारी अर्थनीति बननी है, तब हमें हमारी रिसर्च लेवल को और बड़ा करना पड़ेगा, उसको प्रोडक्टाइज तक ले जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें अच्छे कैंपसेस को भी भारत में लाना पड़ेगा, कोलैबोरेशन बढ़ानी पड़ेगी, ड्यूअल डिग्री, ट्विनिंग ऑफ डिग्री, सेमिस्टर शेयरिंग, ये सारा नया नया इंस्ट्रूमेंट को जो आज ग्लोबल प्रैक्टिस है उसको लाना पड़ेगा। अभी भारत में 3 फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस खुल चुके हैं। गुजरात में डिकेन और उलंगम ऐसे 2 कैंपस गुजरात की गिफ्ट सिटी में काम शुरू कर दिए, सेकेंड ईयर एकेडमिक ईयर हुआ। इसी साल हरियाणा में गुड़गांव में साउथहैम्पटन, यूके की साउथहैम्पटन की कैंपस खुली है। एडवांस स्टेज में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, जॉन्स हॉपकिन, ऑस्ट्रेलिया की कई सारे यूनिवर्सिटी की डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट अभी बातचीत हो रहा है। देश की उनकी चॉइस में वो जहाँ जाना चाहेंगे, भारत सरकार उनको मदद करेगी, यूजीसी उनको हैंडहोल्ड करेगी, वहाँ कैंपस करे। उसमें भारत की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी, इंटरनल कंपटीशन बढ़ेगी, स्टैंडर्ड बढ़ेंगे, भारत के विद्यार्थियों को कम खर्चे में वैश्विक स्तर की शिक्षा की उपलब्ध होगी। ये उस इंटरनेशनलाइजेशन के एक उद्देश्य है। अब मैं उस मुद्दे पर आना चाहती हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी, जिससे छात्र प्रभावित होते हैं सीधे तौर पर, और वो है देश की परीक्षा प्रणाली। क्या छात्रों का विश्वास कुछ कम हो रहा है हमारी परीक्षा प्रणाली पर? हम क्यों ऐसा देखते हैं कि कभी यूपीपीएससी के छात्र सड़कों पर आने को मजबूर हो जाते हैं? अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी के छात्र सड़कों पर आ गए थे। ये क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है? देखिए, मैंने शुरू में कहा कि भारत एक युवाओं की देश है। अगर हमारे पास दायित्व है, हमारी दायित्व बनती है, केंद्र स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो, उन युवाओं को, उनकी आकांक्षा को एक वे फॉरवर्ड देना हमारी दायित्व बनती है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना हमारा दायित्व है। उसमें आप जिस परीक्षा के बारे में चर्चा किए वो है नौकरी का। प्राइमरीली शिक्षा विभाग के पास दायित्व है पढ़ाई का। आज हम बोर्ड की एग्जामिनेशन कराते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बोर्ड है सीबीएसई आज क्लास 10 एंड क्लास 12 में 2 बोर्ड एग्जामिनेशन करा रहा है। एनईपी कहा है इसको 10th और 12th में 2 बार ऑप्शन दो, 1 बार की प्रेशर ना रखते हुए 2 बार की ऑप्शन दो। आज हमारे देश में 12th के बाद इंजीनियरिंग और उसमें से भी फिर आईआईटीज के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए, लॉ इंस्टीट्यूट के लिए, फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस के लिए प्राइमरी एंट्रेंस परीक्षा क्लास 12 के बाद होती है। ये भी एक बहुत बड़ा दुनिया। इसकी लगभग मेरा अनुमान में यही 61 लाख स्टूडेंट्स उसी में एंट्रेंस में बैठते हैं। उसके ऊपर एनईपी ने कहा सीयूईटी होगा सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, और हम कोशिश करते हैं भारत की यूनिवर्सिटियों का एडमिशन की एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, 2-3 चौथा साल होगा। सीयूईटी की पैटर्न हम लोगों ने लाया है। जब हम क्वालिटी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अनेक राज्यों की बोर्ड की स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं, ये सारे बेसिस के ऊपर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से, कॉमन एंट्रेंस के माध्यम में हम एडमिशन प्रोसेस को शुरू करें। शुरुआत के दिन में उसमें कोर्ट की भी कुछ ऑब्जर्वेशन था, पिछले बार दुर्घटना भी हुई। ये सारे अनुभव को ध्यान में रखते हुए एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे कैसे ये 0 एरर हो, ये हमारी दायित्व भी है। इस बार कई सारे इंटरनल रिफॉर्म भी हमने सामने लेके आए हैं। उसी नया पैटर्न पे हम मेडिकल एंट्रेंस को भी करवाएंगे, जेई
मेन को कराएंगे, जेई एडवांस को कराएंगे और अन्य इंस्टीट्यूशंस की परीक्षा भी कराएंगे। इस बार मैंने इसी फाइनेंशियल ईयर की प्रारंभ में एकेडमिक ईयर में भारत सरकार ने पहली बार देश में पब्लिक एग्जामिनेशन को कोई चीटिंग करेगा तो उसके लिए सख्त कानून भी लाया है। साइबर वॉल एग्जामिनेशन में पहले नहीं था और साइबर वॉल की चुनौती भी हम रोज उसके ऊपर नया लेयर समझते हैं। साइबर वॉल हमको सुविधा देती है, साइबर वॉल में नई चुनौती भी रोज डेवलप होती है। और कोई टेक्नोलॉजी को अगर 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री ऐसे एक नौजवान टोली के साथ बात कर रहे थे स्मार्ट इंडिया हैकाथन की अवसर पे। एक ग्रुप एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी बना रहा था इस प्रकार की फायरवॉल बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि एक प्रिवेंटिव सॉफ्टवेयर जिसको हम फायरवॉल कहेंगे उनकी शब्दावली में, इसकी आयु मैक्सिमम 15 दिन भी हो सकता है, क्योंकि 15 दिन के बाद उसको ही तोड़ने के लिए और आ जाएगा। जब इस प्रकार के ग्लोबल चैलेंजेस, आप विश्व में किसी भी कोने पे जाओ, साइबर डिसरप्शन एक चुनौती है सभी देशों में। क्या इसमें ऐसे में पेन एंड पेपर एग्जाम, लिखित एग्जाम बेहतर नहीं होंगे? देखिए, ये मैं एक शब्द उसका उत्तर दूंगा, येस एंड नो। देखिए, ये कोई 25 लाख विद्यार्थियों को, मेडिकल में 25 लाख बच्चे बैठेंगे इस बार। पिछले बार 24 लाख बच्चे बैठे थे, इस बार 25 से 26 लाख तक बैठ सकते से अनुमान है। 4,500 सेंटर, उनकी 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन को प्रिंटिंग करना, उनको देश भर में लॉजिस्टिक चेन बनाना, बैंक में सुरक्षित रहना, दूसरे दिन सुबह सुबह उसको कौन सी पेपर को ले जाना, उसको चॉइस करना, उसको मैसेजिंग करना, यह अपने आप में एक चुनौती है। उसके ऑल्टरनेटिव में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसकी भी साइबर चैलेंजेस है। दोनों में हम उसको ब्लेंड करके कुछ एग्जामिनेशन करेंगे। लेकिन हम मैंने इस बार कई राज्य सरकारों से भी बातचीत किया है जहाँ से ज़्यादा विद्यार्थी आते हैं, और हमने सभी राज्य सरकारों की कोऑपरेशन उसमें से मांगा है कि हम मिलके एक 0 एरर परीक्षा पैटर्न हो, सीबीटी हो या पेन एंड पेपर है, ओएमआर शीट के अंदर हो, इसकी प्रयास हम करेंगे। जब जेई मेन होगा, जेई तो हमारे देश में सीबीटी होती है। सर, भाषाओं को लेकर आपकी जो सोच है कि पूरे देश भर के जो छात्र हैं वो सब एक प्लेइंग फील्ड पर रहें, चाहे आप किसी भी भाषा को बोलते हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में रहते हो, ये कोशिश आपकी दिखती है इस हिसाब से कि हम देखते हैं कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम की भी आप बात कर रहे हैं, ताकि उन छात्रों को उतनी दूर ट्रैवल ना करना पड़े, वहीं पर कोई सेंटर रहे। लेकिन हकीकत तो ये भी है ना सर, जिसको लेकर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि अभी CUET बताया जा रहा है कि एक बार फिर ऑनलाइन कर दिया जाएगा उसको, ऑफलाइन परीक्षा से वो ऑनलाइन हो सकती है, सब्जेक्ट्स उसके बदल दिए गए हैं। तो सब कह रहे हैं कि ये बार बार करोगे तो छात्र कैसे सीखेंगे? वो तो एक प्रणाली सीख रहे हैं, बार बार वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ जाना होगा कि भाई बताओ कि क्या सिस्टम है, कैसे दें एग्जाम। हमारा कोशिश रहेगा कोई स्टूडेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना जाए। मैं आपको एक छोटा स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। पिछले एकेडमिक ईयर में IIT में 19,000 सीट्स है। 23 IIT है देश में, द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस क्लब है वो, उसमें 19,000 सीट है। 19,000 सीट में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। हमारी नवोदय विद्यालय जो जिले में गरीब और मध्यवर्गीय विद्यार्थियों के लिए एक एंट्रेंस में सिलेक्ट करके पढ़ने वाले विद्यार्थी, उसमें जो लोग सिलेक्ट होते हैं जेई एडवांस के लिए, और केंद्रीय विद्यालय जो अमूमन आज भारत की गरीब और मध्यवर्गीय परिवार की, निम्न मध्यवर्गीय परिवार की चॉइस की स्कूल है, उस स्कूल की विद्यार्थी को मिलाए तो टोटल 2,000 संख्या होते हैं। यानी ये लगभग 10% है टोटल सीट की। ऐसे ही स्टेट बोर्ड की है। कोचिंग को धीरे धीरे हमारी एजुकेशन, इस बार जो NEP की प्रमुख रिकमेंडेशन सब है, इसको इतना व्यवस्थित करना, इसको इतना ओपन करना कि बच्चे को कोचिंग की ओर जाना ना पड़े। उसके लिए कानपुर IIT ने एक
वॉलंटरी जिम के माध्यम से एक इंस्ट्रूमेंट निकाले, साथ ही आज एआई को यूज करते हुए इंटरैक्टिव सपोर्ट सिस्टम आज हम डेवलप कर पा रहे हैं। आपने सीयूईटी के बारे में बात कहा, सीयूईटी का ये होगा 4th ईयर, इस साल हम 4th ईयर की ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारी जो एक्सपीरियंस आया अभी उसमें से एंट्रेंस एग्जामिनेशन मल्टीपल सब्जेक्ट में ना हो। अभी हम लोग इस बार एक थॉट प्रोसेस चली है कि अभी 12 तक लड़का अगर कॉमर्स भी पढ़ा है, बाद में वो ग्रेजुएशन यूजी फिजिक्स में करना चाहता है, एंट्रेंस दे के, आज वो नहीं पढ़ सकता है, लेकिन एंट्रेंस दे के, एप्टीट्यूड एंट्रेंस दे के, साइंस की एक प्राइमरी एप्टीट्यूड एंट्रेंस दे के वो फिजिक्स भी पढ़ सकता है। ये उसकी इमेजिनेशन के ऊपर है, उसकी रुचि के ऊपर है। चॉइस बेस्ड सब्जेक्ट की ओर हम एक पैटर्न जब डेवलप करेंगे, शुरू में 2-3 साल की अनुभव जो आया, इसी में 2 चीज़ों को आपने राइटली उसको मेंशन किया। भारत में भाषा को लेके कई प्रकार की एक अंतर्द्वंद चलता है। अंग्रेजी पढ़ोगे तभी जाके आप एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी आपकी, आप आधुनिक कहे जाओगे, आप स्मार्ट हो जाओगे, ये एक भ्रम है। कुल मिला के भारतीय समाज में 12% लोग इंग्लिश के ऊपर डिपेंड करते हैं, केवल। बाकी लोग भारतीय भाषा पे डिपेंड करते हैं। आज अभी मैं आते आते प्रिंट की एक न्यूज आइटम पढ़ रहा था, उसको वो एक असेसमेंट दिखाती है, तमिलनाडु में हिंदी की आकर्षण बढ़ रहा है स्कूल्स में। बच्चे अभी भारत की नेशनल मार्केट की ओर आना चाहते हैं, वो पैन इंडियन स्पिरिट में आना चाहते हैं, वो ग्लोबल होना चाहते हैं। उसमें हिंदी भी एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। भारत की, हम 2 दिन पहले भारतीय भाषा दिवस मनाए। राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती की जन्मदिन को हम 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस कुछ दिनों से मनाना शुरू किए। आज समाज उसको मना रहा है। तमिलनाडु की व्यक्ति काशी में बैठ के तमिल भी लिखे, हिंदी भी लिखे, संस्कृत में भी लिखे। हमारी सारे भाषाओं की अंतर स्रोतों में संपर्क है। सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। अगर बच्चा जिस भाषा को पहले सुनता है और जिस भाषा में पहला बोलता है, अगर 8th स्टैंडर्ड तक उस भाषा में लिखेगा और पढ़ेगा, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। चैलेंज है रोट लर्निंग टू क्रिटिकल थिंकिंग। भाषा उसकी एक माध्यम है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन आज हम 13 भारतीय भाषाओं में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये चैलेंज है। क्या स्टूडेंट्स का प्रोफाइल बदला है छोटे शहरों से ज़्यादा? जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की ही बात करूं, क्या वो डेटा है उसको, चूंकि अभी उस तरीके से सार्वजनिक नहीं है, लेकिन क्या छोटे शहरों के बच्चों का जो अपॉर्चुनिटी है उन्हें मिल पा रही है ज़्यादा? जो कोशिशें आप आते हो बिहार से, बिहार के हर एक बच्चा की एक एम्बिशन रहता है मैं डीयू जाऊं, और ये परंपरा बने रहा है। धीरे धीरे हमारी सारे यूनिवर्सिटियों की, स्टेट यूनिवर्सिटियों की हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी की हो, ये धीरे धीरे ऑल इंडिया कैरेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं। आज भारत की पिछले दिनों में केरला की एक साइजेबल स्टूडेंट डीयू में एडमिशन किए। कोरोना के बाद वाला साल में राजस्थान के बहुत बच्चे डीयू में आए। धीरे धीरे ये इंस्टीट्यूशन में मल्टीलिंगुअलिज्म बढ़ रही है, मल्टी इकोनॉमिक स्ट्राटा बहुत ध्यान में आ रहा है, लोगों की वेरिएशन ध्यान में आ रहा है। इसी में हमारी पद्धति मजबूत होती है। क्योंकि आपने बिहार का ही जिक्र किया, तो वहाँ पर एक और चीज़ बहुत चलती है, और वहाँ ही नहीं, मैं कहूँगी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं और जो स्टूडेंट्स होंगे उन सबको पता है कि पेपर माफिया जो वहाँ होता है ना, वो इस समय ही, जब दिसंबर जनवरी के समय में पकड़ना शुरू कर देता है कि भाई अब अगर पास करना है, बनना है, ये हमसे इतना पैसा दे दो, हो जाएगा उस समय तक। आपने एक बहुत कड़ा कानून आप लेकर आए हैं, और मुझे याद है कि जब आप पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री थे, तो उज्ज्वला की जो सफलता थी, बड़ा श्रेय आपको भी जाता है। सप्लाई किस तरीके से उतनी संख्या में लोगों को हुई, पर अभी आपको उस सप्लाई को रोकना है, आपको उस लीक को रोकना है। क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि अगले साल असर उसका दिखेगा हमें? निश्चित रूप में दिखेगा। मैं सबसे पहले 2 राज्य सरकारों को विशेष धन्यवाद दूंगा। अगर पिछले बार जो घटना हुई, 3 राज्य सरकारों को मैं कहूँगा, अगर बिहार, गुजरात और यूपी
ये तीनों की इंटरनल सिस्टम अगर मजबूत ना होते, ये जो सारे गड़बड़ी पिछले बार ध्यान में आया, वो तो बिहार पुलिस की तत्परता के कारण, उनकी वो प्रॉपर काम किए इसीलिए तो पकड़ में आया। गुजरात पुलिस ने दुर्घटना होने की पहले अपने सर्विलेंस सिस्टम में उसको प्रिवेंट कर पाए, तब तो ध्यान में आया। ऐसे ही यूपी की आज जो व्यवस्था बनी है, यूपी के एसटीएफ जिस तरीके से सर्विलेंस को एक नई स्टैंडर्ड्स तक ले गया है, ये एक अच्छी काम किया है। भारत सरकार भी डिजिटल सर्विलेंस को लेके बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिया है। हमारी पूरा कॉन्फिडेंस है। पिछले बार हम लोगों को कुछ उलझन में रहना पड़ा, लेकिन कई चुनौती आया, सबको हमने व्यवस्थित तरीके से ओवरकम किया। और इस बार मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, सरकार उसके लिए पूरा जवाबदेह है और हम लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं और हम ओपन माइंड पे किसी भी पॉजिटिव सूचना और सुझाव को लेके हम काम करेंगे। सर, एक छोटी प्रतिक्रिया मैं आपसे नॉर्मलाइजेशन पर चाहती हूँ। नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहस बड़ी चलती है, बड़ा कठिन सा जटिल सा शब्द लगता है, लेकिन है नॉर्मल। पर क्या ये एक ऐसी चीज है जो जरूरी है आज, या फिर ये एक ऐसी चीज है जो मजबूरी है यहाँ की व्यवस्था? देखिए, मैं एक सिंपल बात आपको समझाता हूँ। पेन एंड पेपर में होगा तो एक दिन में शायद 25 लाख विद्यार्थी परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसमें चुनौती 2 हिमालय हो जाता है। 4000 सेंटर ढूंढना, उनमें से 2.5 लाख इन्विजिलेटर पिछले बार लगे थे। 2.5 लाख इन्विजिलेटर लगे थे। क्वेश्चन पेपर देश की किस हिस्से में छपती है, वो आती है, बैंक में रहती है, 2 सेट सब क्वेश्चन पेपर रहती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई खराब व्यवस्था मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चैलेंज है। दूसरी ओर जब हम सीबीटी में करते, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में करते हैं, आज देश में क्वालिटी सेंटर हम मैक्सिमम, आज देश की जो कैपेसिटी है, एक सिटिंग में हम 1.5 लाख नोट बना पाएंगे। तो हमें उसको स्प्रेड करना पड़ेगा 15 दिन, 10 दिन। तो 10 दिन में जब परीक्षा होगा, नॉर्मलाइजेशन इज ए ग्लोबल प्रैक्टिस। ये कोई हमारे देश में पहली बार कर रहे हैं और पहली बार इंप्लीमेंट होगा, ऐसा नहीं है। पिछले दिनों में भी जब मल्टीपल एग्जामिनेशंस होती है एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, एक ही प्रसंग के लिए, तब उसकी रास्ता क्या है? उसकी रास्ता है नॉर्मलाइजेशन। जेई में भी होती है। मल्टीपल डेज ऑफ एग्जामिनेशन होने से नॉर्मलाइजेशन इज ए साइंटिफिक वे। उसकी एक आजकल तो ये एआई वगैरह के कारण उसको और ट्रांसपेरेंट और मोर टेक्नो फ्रेंडली हो चुका है। इसलिए ये सारे विषय ना श्वेता जी, मूल चैलेंज मेरे जो अनुभव एज ए पेरेंट, मैं सारे चीज़ों को कोई एक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका में नहीं देखता हूँ। मेरे बच्चे भी इसी उम्र में हैं जो एंट्रेंस में बैठते हैं या बैठ के 2-4 साल पहले आए हैं। तो मैं जब घर में पहुंचता हूं, जब मैं समाज में मेरे आत्मीयों की परिवार में जाता हूं, उनके साथ जो फीडबैक मैं बच्चों से लेता हूं, उनको क्या सुविधा है, उनकी चैलेंजेस क्या आ रहा है। कभी देखिए, दिल्ली में आप और हम जब पढ़ते थे तब हमारी समय में इतना चैलेंज नहीं था। 96 वालों को भी एग्जाम मिल जाता था। एक समय में 5-10 साल पहले आया एक चुनौती, सारे श्री राम कॉमर्स कॉलेज में, एसआरसीसी में कंपटीशन हुई 100s की। सीट है 60, 500 100 वाले हैं, किसको एडमिशन देना। फिर उसमें से आया ये एंट्रेंस वगैरह। नॉर्मलाइजेशन एक इमर्जिंग प्रैक्टिस है, वो ठीक हो जाएगा। ये बताइए कि आपने अपनी तैयारी कैसे की थी हरियाणा की? सब सोच रहे थे, सारे लोग कह रहे हैं कि हरियाणा तो हार ही गए, कोई चक्कर ही नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान आते हैं, कोई टीवी इंटरव्यू नहीं देते हैं उस पूरे दौर में, कहीं अंडरग्राउंड अपना सारा काम करते रहते हैं। ये कैसे आपने हार को जीत में बदला? देखिए, आप मेरे को गलत प्रश्न पूछ रहे हो। आपने मेरे को परीक्षा के लिए बुलाया था, परीक्षा करने के लिए। परीक्षा तो ये भी थी। तो नहीं, अभी आ रहे ना हमारे, मैंने सुना मेरे मित्र हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी आएंगे। सैनी साहब की नेतृत्व के कारण ही हम जीते, प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि। हमने हरियाणा में काम किया। देखिए, मैं कल भी एक मंच पे कहा हूँ, भारत की प्रजातंत्र जब 75 साल में पहुंच रहा है, आज डेमोक्रेसी, क्या क्या हुआ है इन दिनों में। कभी कभी था, एक बड़ा पॉपुलर कंसेप्ट था, मीडिया ने उसको सही तरीके से पॉपुलराइज कराया, एंटी इनकमेंसी। भारत में कभी प्रो इनकमेंसी की वोट होती है, ये इतना चर्चित नहीं होता था। कभी कभार रिपीट हो गया तो कहा जाता था,
नहीं तो ये कभी सीपीएम की मोनोपोली होता था बंगाल में, उस मीत को टूट गया उधर। लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और उसके कारण जन्मा हुआ ट्रस्ट, विश्वास, ये इस बार की जो मैंडेट लोकसभा में हमको मिली, हरियाणा में मिली या महाराष्ट्र में भी मिली या जम्मू कश्मीर में मिली, मैं यह कहूँ हमको बहुमत हमको नहीं मिला झारखंड में, लेकिन मैं पिछले सप्ताह झारखंड में था। वहाँ की मैं कुछ पत्रकार मित्रों से समझ रहा था झारखंड की मैंडेट को। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए देश में सही मायने में एक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ ट्रस्ट की थ्योरी पे काम करने वाला विश्वसनीय ग्रुप आज देश के सामने ऑल्टरनेटिव विजन के साथ है। उसी पे देश के लोगों की भरोसा है। हरियाणा में हमारी लोकसभा में हम परसेप्शन की विक्टिम हुए थे कि लूट गया, लूटा कुछ नहीं था। हमने थोड़ा बहुत, राजनीति में तो फाइनली लेग वर्क काम करता है, मैन टू मैन कॉन्टैक्ट काम करता है, और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कमिटेड फुट शोल्डर है जो एक कॉज के लिए, एक मिशन के लिए, एमएलए तो बनना है एक व्यक्ति को, लेकिन उस कंचुंच में अगर 10,000 लोग काम नहीं करेंगे जीता नहीं जा सकता है। क्या है वो कारण जिससे 10,000 लोग काम लगते हैं? ये एनविजन करना, उसको मोबिलाइज करना, उसको फोकस तरीके से प्रिसिशन डिजाइन करना, इसमें भारतीय जनता पार्टी को महारत है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र प्रधान जी हमसे बातचीत करने के लिए। अगला साल भी सिलेबस तो आप ही सेट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सारे छात्र और छात्रों के माता पिता आपकी ओर ही टकटकी लगाए देखेंगे कि उनका साल कैसा बीतता है। बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगी कि अगले साल आपका एजेंडा क्या होगा, वो कृपया आप यहाँ पर आकर लिखें हमारे साथ। आप इसे बोलकर भी बता दें। आपकी मंच पे मैंने बोल ही दिया था, कोचिंग सेंटर के ऊपर भारत की सामान्य वर्ग की विद्यार्थियों का निर्भर घटे, यही सरकार की जिम्मेवारी है, वो प्रायोरिटी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र प्रधान जी।